हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो आप? तो उम्मीद है वो हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस आपके जो खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है एशियाई नीति एंड दिस इज चंचल कुलदीप। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो हार्ट की स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन की थी कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, कौन कौन से कस्प प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और जो ब्लड का फ्लो होता है वो कैसे होता है। और आज के इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो क्लास 12th एनसीईआरटी का 6th चैप्टर है, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जिसमें से हर बार नीट में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, या आपने नाम सुना होगा ले कोपेरोन। तो उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं हेडिंग डाल दूं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखिए, अगर किसी स्टूडेंट को इस वाले टॉपिक में प्रॉब्लम है, पढ़ने के बाद में प्रॉब्लम है, तो इस लेक्चर को देखने के बाद में नहीं होगी। ठीक है ना? एक मिनट। हाँ, तो इस लेक्चर को देखने के बाद में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके सामने। तो हेडिंग का नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखिए, जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है। पहले तो इस हेडिंग का मीन हम समझे कि क्यों पढ़ने जा रहे हैं कि जीन जो वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है। तो जीन क्या करेगा? कोई प्रोटीन बनाएगा, कोई हार्मोन बनाएगा, कोई एंजाइम बनाएगा, फिर वो एंजाइम, वो प्रोटीन, वो हार्मोन जाकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं या कोई स्पेसिफिक फिनोटाइप प्रोवाइड करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को। जैसे हमारी स्किन का कलर है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का मतलब गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई कम गोरा होता है, कोई ज्यादा गोरा होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? मेलेनिन पिगमेंट की वजह से होता है ना। तो मेलेनिन पिगमेंट को किसी ना किसी जीन ने ही तो बनाया होगा। ऐसे थोड़ी है कोई बॉडी के अंदर डायरेक्टली आ गया वो, या मेलेनिन बाहर से खा लोगे। तो ये जितने भी हार्मोन, एंजाइम वगैरह, जो प्रोटीन्स वगैरह बनती है ना, तो इनको बनाने की इंफॉर्मेशन कहाँ पर लिखी हुई है? वो जीन पर लिखी हुई है। तो जीन क्या करता है? आरएनए बनाता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है, फिर प्रोटीन आगे चल करके हार्मोन में कन्वर्ट होती है या फिर एंजाइम में कन्वर्ट होती है। ठीक है? तो रेगुलेशन का मीन यहाँ पर ये है कि मान लो कि कोई एंजाइम है जो कि हमको किसी स्पेसिफिक कंडीशन में चाहिए। तो जब वो स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होगी, मतलब वो स्पेसिफिक कंडीशन आएगी, तभी तो उस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो वो एंजाइम तभी बनाना है जब वो स्पेसिफिक कंडीशन आएगी। मान लो कि अदरवाइज आप कंटिन्यूसली वो एंजाइम बना रहे हो, तो उसमें बहुत सारी एटीपी खर्च हो रही है, आपकी एनर्जी खर्च हो रही है ना। तो जीन को कब एंजाइम बनाना है, मतलब कब आरएनए बनाना है, कब आरएनए नहीं बनाना, तो उसको रेगुलेट कैसे किया जाए। समझ रहे हो बात को? कि कोई एंजाइम या कोई हार्मोन हमको किसी स्पेसिफिक कंडीशन में चाहिए, तो उस जीन को, जो कि एंजाइम या हार्मोन बना रहा है, उस जीन को उसी कंडीशन में ऑन किया जाए, तब उसकी रिक्वायरमेंट है। ये रेगुलेशन का मीन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मीन आपको समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पर हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों की बात कर ले। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स ध्यान से सुनते चलिए, लास्ट में जाकर के आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो एक तो होते हैं यूकैरियोट्स और एक होते हैं प्रोकैरियोट्स। देखिए, हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन अपने आप को एक्सप्रेस किस प्रकार से करता है? जीन पहले आरएनए बनाता है, आरएनए से फिर क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है, जिससे कि प्रोटीन बनेगी। ठीक है ना? तो लास्ट में प्रोटीन बनने तक और एमआरएनए बनने तक, ये जो बीच में जो भी प्रोसेस हो रही है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? ओवरऑल हमको करना क्या है? जीन के एक्सप्रेशन को रोकना है। मतलब जो प्रोटीन बन रही है, लास्ट में जाकर के जो प्रोटीन बन रही है आरएनए से, उसको रोकना है। तो वो किस किस लेवल पर रोका जा सकता है? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। आप कोई फैमिली का एग्जांपल ले लो
कि आपको किसी अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, फ्रेंड से मिलने जाना है, तो आपको क्या चाहिए, जाने के लिए बाइक चाहिए, बाइक के अंदर पेट्रोल चाहिए और उसके लिए पैसे भी चाहिए, और अपने फ्रेंड के घर तक पहुंचने के लिए उसका एड्रेस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन आपके फैमिली में जो आपके पिताजी है वो नहीं चाहते कि आप अपने फ्रेंड से मिलो। वो इसलिए क्योंकि आपका फ्रेंड क्या है, पढ़ाई में व्यस्त है और आप वेले घूमते हो, तो आपके पिताजी नहीं चाहते कि किसी दूसरे का नुकसान हो। समझ पा रहे हो बात को। तो आपके जो पिताजी है वो आपको रोकने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। वो कैसे कोशिश कर सकते हैं कि मान लो कि आपको बाइक की चाबी ना दे, बाइक तो पिताजी की है ना, तो बाइक की आपको चाबी नहीं दी तो आप जाओगे कैसे, तो रोक दिया। चलो आपने बाइक की चाबी ले ली, तो पैसे किससे लोगे, पैसे अपने पिताजी से लोगे। तो आपके पिताजी आपको पैसे नहीं दे रहे कि आप पेट्रोल कैसे डलाओगे, पेट्रोल नहीं डलेगा तो जो बाइक है वो चलेगी नहीं। चलो आप सोच रहे हो कि पैसे मेरे पास थोड़े बहुत पड़े थे तो काम चल जाएगा, तो और कैसे रोका जा सकता है। आपके पिताजी ने आपके दोस्त को फोन किया कि भाई इसको अपना एड्रेस नहीं बताना है, तो ये तेरे तक पहुंचेगा नहीं और तेरा टाइम भी खराब नहीं होगा, ठीक है। तो रोकने के अलग अलग तरीके मैंने आपको बता दिए। तो वैसे ही जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है प्रोटीन बना करके, तो उसको भी अलग अलग लेवल पर रोका जा सकता है। कैसे, पहला तो क्या कि आरएनए बनने को रोक दिया जाए। अरे ऐसे डायरेक्ट प्रोटीन थोड़ी बन जाती है, पहले आरएनए बनता है फिर उससे प्रोटीन बनती है ना। तो पहला यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स के अंदर दोनों में अलग अलग होगा। तो जीन को रेगुलेट करने का पहला तरीका क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर क्या कर दिया जाए, जीन को रोक दिया जाए। मतलब आरएनए बनने की जो प्रोसेस है ना उसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर रोक दिया जाए। तो मैं एक बार आपको जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसकी एक बार स्ट्रक्चर बता दूं। इधर ये यूकैरियोटिक सेल है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस, और इसके अंदर ये क्या है, डीएनए। यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम उस तरफ बना रहा हूं, ये मतलब नहीं वो प्रोकैरियोट है। तो ये यूकैरियोटिक सेल है। तो आपने डीएनए से आरएनए के बनने को क्या कर दिया, रोक दिया। पहली स्टेप होगी। चलो भाई आरएनए बन चुका है लेकिन फिर भी आपको रोकना है। पहला तरीका क्या है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर रोकना है। दूसरा तरीका कि चलो भाई आरएनए तो बन गया लेकिन अब हमको आरएनए बनने के बाद में रोकना है। तो क्या किया जा सकता है, प्रोटीन कहां पर बनती है, प्रोटीन बनती है साइटोप्लाज्म में, प्रोटीन बनती है साइटोप्लाज्म में। तो आरएनए न्यूक्लियस से निकल करके साइटोप्लाज्म में आएगा तभी तो प्रोटीन बनेगी ना, तभी प्रोटीन बनेगी। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक जो ट्रांसपोर्ट है ऑफ आरएनए उसको क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर रोक दिया और जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है आरएनए का न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक उस पर रोक दिया जाए। और तरीका सोचो आप, एक चीज आपको पता होगी कि यूकैरियोट्स के अंदर डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनता है, डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनता है। तो फिर क्या बनता है, पहले उनमें बनता है एचएनआरएनए। क्या बनता है, एचएनआरएनए, जो कि क्या होता है, इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होता है, वो किसी काम का नहीं होता। तो एचएनआरएनए को पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब एमआरएनए बनेगा ना एचएनआरएनए से, तो फिर ये एमआरएनए जाकर कहां पर पार्टिसिपेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो आपने क्या किया कि एचएनआरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट होने ही नहीं दिया। तो ये जो एचएनआरएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है उसको स्प्लाइसिंग बोला जाता है, स्प्लाइसिंग। तो आपने स्प्लाइसिंग को क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक है, 3 लेवल पर आपने रोक दिया कि पहली बात तो आपने आरएनए बनने ही नहीं दिया। दूसरी बात कि आरएनए बन तो गया लेकिन वो एचएनआरएनए था, तो आपने एचएनआरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट होने ही नहीं दिया।
मतलब स्प्लाइसिंग के लेवल पर आपने क्या कर दिया, रोक दिया जीन को। तीसरा कि चलो एमआरएनए तो बन चुका है, अब उस एमआरएनए को न्यूक्लियस से निकल करके साइटोप्लाज्म तक मत जाने दो आप। साइटोप्लाज्म में जाएगा ही नहीं तो न्यूक्लियस में तो प्रोटीन का सिंथेसिस होता नहीं। ठीक है, 3 हो गए। अब चौथा कि चलो भाई एमआरएनए भी बन गया, वो साइटोप्लाज्म में भी चला गया, अब साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद में कैसे रोका जा सकता है? ट्रांसलेशन को रोक दो आप। लास्ट में क्या बचा? ट्रांसलेशन। अरे ट्रांसलेशन क्या होता है? एमआरएनए से क्या बनना? प्रोटीन बनना। इसको क्या कर दो आप? रोक दो। तो यूकेरियोट्स के अंदर आप 4 लेवल पर जीन के एक्सप्रेशन को रोक सकते हो, 4 लेवल पर। ठीक है, लेकिन हमको जो जीन का एक्सप्रेशन पढ़ना है वो मेनली यूकेरियोट्स के लिए नहीं पढ़ना है, वो मेनली यूकेरियोट्स के लिए नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है हमको प्रोकैरियोट्स के लिए। ठीक है, तो यूकेरियोट्स की कहानी जो है ना, यूकेरियोट्स की कहानी रेगुलेशन ऑफ जीन की, वो यहीं पर खत्म होती है। आगे जो भी पूरा टॉपिक चलेगा वो किसके लिए पढ़ेंगे हम? वो पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स के लिए। तो आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम प्रोकैरियोट्स के लिए देखते हैं। आपने नोट कर लिया? ठीक है, अब मैं आपको प्रोकैरियोट्स के लिए बताता हूं कि प्रोकैरियोट्स के लिए इतना झमेला क्यों है। कि पहली बात तो आपको पता होगी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस होता ही नहीं है। मतलब जो उनका जो डीएनए वो साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। तो जब साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है डीएनए, तो क्या इस लेवल पर प्रोकैरियोट्स में जीन के एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है? कौन सा लेवल? ये कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक निकल करके जा रहा है, तो उस लेवल पर हमने यूकेरियोट्स में क्या कर दिया, इसको रोक दिया। लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस है ही नहीं, डीएनए साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, तो इस वाले लेवल पर प्रोकैरियोट्स में नहीं रोका जा सकता, नहीं रोका जा सकता। चलो आगे चलो, क्या इस लेवल पे रोका जा सकता है? एचएनआरएनए से एमआरएनए बनने के लेवल पर रोका जा सकता है? स्प्लाइसिंग के लेवल पर रोका जा सकता है? नहीं जी। क्यों? अरे एचएनआरएनए बनता ही नहीं प्रोकैरियोट्स के अंदर, एचएनआरएनए बनता ही नहीं, डायरेक्ट एमआरएनए बनता है। तो इस वाले लेवल पर, स्प्लाइसिंग के लेवल पर भी नहीं रोक सकते, स्प्लाइसिंग के लेवल पर भी नहीं रोक सकते। तो फिर क्या ट्रांसलेशन के लेवल पर रोक सकते हैं? ट्रांसलेशन के लेवल पर भी नहीं रोक सकते भाई। क्यों? एक चीज आप समझिए कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये डीएनए और ये साइटोप्लाज्म है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि एक तरफ डीएनए से एमआरएनए बन रहा होता है, और उसी एमआरएनए को जो अभी बन रहा है, अभी उसका जिसका ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसका अभी ट्रांसलेशन चल रहा है, तो उससे बनते हुए एमआरएनए के साथ ही आकर के कौन जुड़ जाता है? राइबोसोम आकर के जुड़ जाता है। तो एक साथ मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी चल रहा है और साथ साथ में ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है और जस्ट उसके साथ साथ क्या स्टार्ट हो जाता है? ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। इसको कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है। कपलिंग मतलब जोड़े में, कपल जोड़े में होता है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ होते हैं, इसलिए उसको कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है। तो ट्रांसलेशन के लेवल पर भी प्रोकैरियोट्स में जीन के एक्सप्रेशन को नहीं रोका जा सकता। आई बात समझ में? तो प्रोकैरियोट्स में जीन का जो एक्सप्रेशन है वो एक ही लेवल पर रोका जा सकता है कि साहब आप क्या कर दो, आरएनए मत बनने दो। अगर एक बार आरएनए बन गया तो उसके बाद में जीन को नहीं रोका जा सकता। तो आपको जो भी करना है वो कहां पर करना है? ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर करना है, मतलब आरएनए को बनने से रोकना है प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में जो जीन का एक्सप्रेशन है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर हो सकता है। और ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर कैसे होगा भाई? समझाओ कैसे होगा ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर? तो इसको समझाने के लिए मॉडल दिया गया जिसका नाम होता है ओपेरोन मॉडल। अब नाम आया ओपेरोन। ओपेरोन मॉडल क्या समझाता है कि ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर प्रोकैरियोट्स में जीन के एक्सप्रेशन को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? जेकब और मोनार्ड। कौन? जेकब एंड मोनार्ड। ठीक है, जेकब और मोनार्ड। अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे समझते हैं कि ओपेरोन मॉडल के थ्रू जीन के एक्सप्रेशन को कैसे समझाया जाता है, कैसे रोका जाता है।
तो आप, मैं साइड में हट जाता हूँ, आप नोट कर लो इसको। ठीक है, आपने नोट कर लिया। ठीक है जी साहब, पहले तो हम यह समझते हैं कि ओपेरोन क्या होता है। पहले तो हम क्या समझेंगे कि ओपेरोन होता क्या है। ओपेरोन या रेगुलेटरी यूनिट, कि हम नाम तो पढ़ रहे हैं कि ओपेरोन मॉडल, ओपेरोन मॉडल। तो ओपेरोन एक्चुअल में है क्या? देखिए, ओपेरोन एक तरह से क्या है, जीन का ग्रुप है। जीन का क्या है? ग्रुप है, जिसमें कुछ जीन तो क्या करेंगे, वो क्या, वो बनाएंगे एंजाइम या हार्मोन या वो आरएनए, जो कि किसी फिनोटाइप के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, या किसी विशेष फंक्शन को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और जो बाकी जीन है वो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे कि कब इस जीन को फंक्शन करना है और कब इस जीन को फंक्शन नहीं करना है। तो ये क्या, ओपेरोन क्या है, ग्रुप ऑफ जीन है। एक तरह से क्या है, अभी समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे कंट्रोल करेंगे ये ग्रुप ऑफ जीन। तो इसमें देखिए कौन कौन से जीन होते हैं। एक तो होता है रेगुलेटरी, और दूसरा होता है प्रमोटर जीन, तीसरा होता है ऑपरेटर, ऑपरेटर जीन, और चौथा होता है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल जीन। ये एक पूरा क्या है, ओपेरोन है। ये क्या है, एक ओपेरोन है, जिसमें कौन कौन से जीन देखने मिलेंगे आपको, रेगुलेटरी जीन देखने मिलेगा, प्रमोटर जीन देखने मिलेगा, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन। अब हम समझते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है। फंक्शन कैसे करता है, देखिए ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये मेन जीन है, जो कि क्या करेगा, आरएनए बनाएगा। उस आरएनए से कोई प्रोटीन बनेगी या कोई एंजाइम बनेगा। ठीक है, जो कि फिर किसी स्पेसिफिक फंक्शन को या स्पेसिफिक रिएक्शन को करवाने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां से क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए से फिर क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, जो कि क्या करेगा, कोई स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। आरएनए से प्रोटीन बनेगी और वो प्रोटीन जाकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन करवाएगी। लेकिन हमको इस जीन को क्या करना है, कंट्रोल, कि जब जरूरत हो तब ये जीन क्या करेगी, आरएनए प्रोटीन बनाए और वो फिर स्पेसिफिक फंक्शन हो सके। जब जरूरत हो तब ये ऑन हो, जब जरूरत ना हो तब ये क्या रहे, बंद रहे। तो बंद कैसे करवाया जाएगा, ये तीनों मिलकर के क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे। कैसे, ये जो रेगुलेटरी जो जीन है, इसका पूरा नाम लिख दूं मैं, रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन। ठीक है, ये क्या है, प्रमोटर, और ये क्या है, ऑपरेटर। ठीक है, तो ये रेगुलेटरी जीन जो है ना वो क्या करेगा, रेगुलेटरी प्रोटीन या इनहिबिटरी प्रोटीन का क्या करेगा, सिंथेसिस। ये लीजिए साहब, रेगुलेटरी प्रोटीन या इनहिबिटरी प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, ये चलो रेगुलेटरी प्रोटीन का फॉर्मेशन तो कर दिया, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है। फंक्शन समझने से पहले एक चीज आप समझो, कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, जीन से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। आरएनए को बनाता कौन है, आरएनए को बनाता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बनाता ना, तो आरएनए पॉलीमरेज होगा तभी तो ये आरएनए बनेगा ना। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ना, वो आकर के कहां पर अटैच होता है, यहां पर प्रमोटर के पास। तो यहां पर क्या होता है, आरएनए
पॉलीमरेज क्या होता है, अटैच होता है। आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया, फिर वो मूव करेगा आगे आगे की ओर, आगे की ओर मूव करेगा, ऑपरेटर जीन से आगे जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उनसे फिर क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, लेकिन ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये क्या करती है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन ऑपरेटर से जाकर के क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये देखिए रेगुलेटरी प्रोटीन ऑपरेटर से जाकर क्या हो गई, जुड़ गई। रेड से बना देता हूं इसको। अब अगर रेगुलेटरी प्रोटीन जो जाकर के ऑपरेटर से जुड़ गई तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना वो आगे की ओर मूव नहीं कर पाता है, आगे की ओर मूव नहीं कर पाएगा तो वो स्ट्रक्चरल जीन को रीड नहीं कर पाएगा, रीड नहीं कर पाएगा तो स्ट्रक्चरल जीन से मतलब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी और वो फिर वो फंक्शन नहीं होगा हमारा जो हम करवाना चाहते हैं। तो ऐसे मिलकर के ये इस स्ट्रक्चर फंक्शन किसका है, इसका स्ट्रक्चरल जीन का, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बाकी मिलकर। कैसे कर रहे हैं आपको समझ में आया कि रेगुलेटरी जीन क्या करेगा, रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगा, रेगुलेटरी प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर से अटैच हो जाएगी, ऑपरेटर से अटैच हो गई तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट यहां पर आकर के अटैच नहीं हो सकता, आरएनए पॉलीमरेज जाकर के अटैच होता है यहां पर प्रमोटर के पास, तो वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा अगर रेगुलेटरी प्रोटीन यहां पर जुड़ गई तो फिर ये आगे का फंक्शन नहीं होगा। तो ऐसे इस जीन को कंट्रोल किया जाता है। अब हमको पढ़ने कितने ओपेरोन है, हमारे सिलेबस में कितने ओपेरोन दे रखे हैं, 2, वैसे तो एक ही दे रखे हैं लेकिन दूसरे वाले से भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए तो दो दिए गए, एक तो कौन सा, लेक ओपेरोन, दूसरा ट्रिप्टोफेन ओपेरोन। तो जो लेक ओपेरोन होता है ना, लेक ओपेरोन उसमें आपको 3 स्ट्रक्चरल जीन देखने मिलेंगे, 3 स्ट्रक्चरल जीन देखने मिलेंगे, वो अभी बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से। और दूसरा है ट्रिप्टोफेन ओपेरोन, तो उसमें आपको 5 स्ट्रक्चरल जीन देखने मिलेंगे। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि जीन को कैसे रेगुलेट किया जाता है, ओपेरोन क्या होता है, उसमें कौन कौन से जीन होते हैं। अब हमको जो हमारा मेन टॉपिक है लेक ओपेरोन उस पर आना है, तो आप इसको पहले नोट कर लो, मैं साइड में जाऊँ। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए ओपेरोन 2 है ना, सिलेबस में कौन से, एक तो लेक ओपेरोन और दूसरा है ट्रिप ओपेरोन। ट्रिप ओपेरोन मतलब जो ट्रिप्टोफेन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। लेक ओपेरोन किस टाइप का ओपेरोन है, इंड्यूसिबल टाइप का, इंड्यूसिबल टाइप, ठीक है। यह इसको स्विच ऑन टाइप भी बोला जाता है, या इसका एक और नाम है एनाबोलिक टाइप। लेक ओपेरोन किस टाइप का ओपेरोन है, इंड्यूसिबल टाइप का ओपेरोन है, या स्विच ऑन टाइप का ओपेरोन है, या एनाबोलिक टाइप का क्या है वो ओपेरोन है। इसका मीन क्या है जी साहब, कि लेक ओपेरोन जो है ना वो जनरली ऑफ रहता है, अरे ऑफ रहता है, ऑफ होगा तभी तो उसको ऑन किया जाएगा ना। इंड्यूस किसको किया जाएगा, जो पहले से सप्रेस है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, बंद रहता है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन आने पर इसको क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है या स्विच ऑन किया जाता है। और इसमें क्या देखने मिलता है, एनाबोलिज्म देखने मिलता है। वो समझ में आएगा भी आपको कैसे एनाबोलिज्म होता है, ठीक है। और ये जो ट्रिप्टोफेन है ये रिप्रेसिबल टाइप का, रिप्रेसिबल टाइप, या इसको स्विच ऑफ टाइप बोला जाता है, या इसको
कैटाबोलिक टाइप भी बोला जाता है। अब इंड्यूसिबल कैसे है या रिप्रेसिबल कैसे, आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको लेक ऑपेरॉन पढ़ाता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको कि इंड्यूसिबल कैसे है, स्विच ऑन क्यों बोल रहे हैं। एक बात आप समझ लो, स्विच ऑन किसको किया जाएगा, जो पहले से स्विच ऑफ है। इंड्यूस किसको किया जाएगा, जो पहले से क्या है, बंद पड़ा है। तो ये जनरली क्या रहता है, बंद रहता है ये जीन, बाद में इसको क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, तब जाकर के ये क्या हो गया, स्विच ऑन हो जाता है इसका। और ये जनरली क्या रहता है, इंड्यूस रहता है, पहले से चालू रहता है, फिर कोई विशेष परिस्थिति आने पर इसको क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, रिप्रेस किया जाता है, स्विच ऑफ किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले पढ़ाता हूं लेक ऑपेरॉन। पहले देखेंगे हम लेक ऑपेरॉन। ये जो लेक ऑपेरॉन है, ये ई कोलाई में लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ई कोलाई में मेटाबॉलिज्म, सॉरी लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। लेक का मीन क्या है, लैक्टोज। ई कोलाई में लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से क्या रिलेटेड। अब ई कोलाई जो है ना, वो जनरली अपने मेटाबॉलिज्म के लिए या न्यूट्रिशन के लिए किसको यूज करता है, ग्लूकोज को यूज करता है। और वो अपने मेटाबॉलिज्म के लिए किसको यूज करता है, ग्लूकोज को क्या करता है, यूज करता है। जब तक उसके मीडियम में या उसकी सेल के पास ग्लूकोज प्रेजेंट है, तब तक वो किसी दूसरे के पास, दूसरे की तरफ देखता भी नहीं है, चाहे वहां पर माल्टोज हो, लैक्टोज हो, कुछ भी हो। तो जब तक ग्लूकोज प्रेजेंट है, तब तक ये सिर्फ ग्लूकोज को यूज करेगा। जब ग्लूकोज एब्सेंट होगा, तब ये किसी दूसरे की तरफ जाएगा। तो कंडीशन फर्स्ट हम लेते हैं, कंडीशन फर्स्ट लेते हैं, जब क्या है, ग्लूकोज मीडियम में क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट इन मीडियम। मीडियम का मीन क्या है, सेल। सेल के अंदर या मीडियम के अंदर क्या है, ग्लूकोज क्या है, प्रेजेंट है। या ग्लूकोज आप ऐसे मान सकते हो कि ग्लूकोज ज्यादा है। ठीक है, अरे तो ये ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो एंजाइम भी कौन से चाहिए होंगे, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने वाले, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म वाले एंजाइम चाहिए होंगे। अब मान लो कि मीडियम में लैक्टोज भी प्रेजेंट है, मीडियम में क्या है, लैक्टोज भी प्रेजेंट है, लेकिन लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम अभी इसको चाहिए ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो डाइजेस्ट पहले किसको करता है, ग्लूकोज को करता है, मतलब अपने मेटाबॉलिज्म के लिए किसको यूज करता है, ग्लूकोज को यूज करता है। तो यहां पर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म एंजाइम नहीं चाहिए, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म एंजाइम नहीं चाहिए। अब लैक्टोज मेटाबॉलिज्म एंजाइम नहीं चाहिए, तो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के जो एंजाइम बनाने वाला जो जीन है, उसको क्या कर दो आप, बंद कर दो। उसको क्या कर दो, बंद कर दो। कैसे होगा बंद, वही आइए आप, इसमें क्या होगा, ऑपेरॉन होगा। ये तो क्या है, रेगुलेटरी जीन, ये क्या है, प्रमोटर जीन, ये क्या है, ऑपरेटर जीन, और ये वाई, जेड और ए, ये तीनों क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन ये तीनों क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन से क्या बनते हैं, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म वाले एंजाइम। ठीक है, तो फिर ये आगे जाकर किस पर फंक्शन करेंगे, लैक्टोज पर फंक्शन करेंगे। लेकिन हमको तो क्या करना है, इनको रोकना है ना, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम अभी चाहिए नहीं। तो रेगुलेटरी जीन क्या बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन, ये देखिए साहब, रिप्रेसर प्रोटीन रेड कलर की, रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के किससे जुड़ेगी, ऑपरेटर से।
ऑपरेटर से जाकर के जुड़ गई। तो यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज, वो इस तरह मूव नहीं कर पाएगा, इस तरह मूव नहीं कर पाएगा, तो स्ट्रक्चरल जीन को रीड नहीं कर पाएगा। स्ट्रक्चरल जीन को रीड नहीं करेगा तो आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम या लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के एंजाइम नहीं बनेंगे, तो लैक्टोज का डाइजेशन होगा ही नहीं। आई बात समझ में कि अभी हमको लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं चाहिए, तो उसको कैसे कंट्रोल किया गया आपने देखा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं जिसमें कि ग्लूकोज मीडियम में एब्सेंट होगा, ग्लूकोज मीडियम में एब्सेंट होगा, तो फिर वहां पर वो अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए किसको यूज करेगा, वो लैक्टोज को यूज करेगा। तो फिर लैक्टोज को यूज करेगा तो इस जीन को ऑन करना पड़ेगा ना, इस जीन को ऑन करना पड़ेगा। तो वो कैसे किया जाता है, देखिए आप पहले इसको नोट कर लो। कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में क्या है कि ग्लूकोज क्या है, कम है या फिर एब्सेंट है, एब्सेंट इन मीडियम, मीडियम में ग्लूकोज क्या है, एब्सेंट है या कम है। तो फिर अपनी मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए वो करेगा क्या, लैक्टोज का यूज करेगा। लैक्टोज बीच में से कहां पर आ गया, अरे लैक्टोज एक क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। तो लैक्टोज को तोड़ने पर क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलता है, ठीक है ना। तो ये लैक्टोज को तोड़ करके क्या निकाल रहा है, ग्लूकोज निकाल रहा है। तो लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम भी तो चाहिए होंगे ना। तो अब लैक्टोज को तोड़ना है तो एंजाइम बनाने हैं, तो एंजाइम बनाने के लिए जीन को ऑन करना पड़ेगा। तो कंडीशन सेकंड में क्या यूज करेगा, फिर लैक्टोज को क्या करेगा, यूज करेगा। या फिर क्या होगा कि लैक्टोज क्या है इस कंडीशन में ज्यादा है या प्रेजेंट है इन, मैंने पहले भी बता दिया मीडियम का मीन क्या है, सेल है। सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं था तो इसने सेल के अंदर किसको बुला लिया, लैक्टोज को बुला लिया। तो लैक्टोज को लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, एंजाइम की क्या है यहां पर रिक्वायरमेंट है, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के एंजाइम की क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर जीन को क्या करना पड़ेगा जी साहब, ऑन करना पड़ेगा। कैसे ऑन किया जाएगा, देखिए समझिए आप, थोड़ा ऊपर बना दूंगा मैं जिससे कि आपको फिर दिखे अच्छी तरह से। ये रेगुलेटरी जीन, ये प्रमोटर, ये ऑपरेटर और ये जेड वाई और ये ए, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, रेगुलेटरी या रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, बनाता है। तो ये प्रोटीन कहां पर अटैच होगी, जाकर के ऑपरेटर पर। लेकिन अभी मीडियम में क्या प्रेजेंट है, मीडियम में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में। ये क्या है, लैक्टोज दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो जैसे ये रेगुलेटरी जीन यहां पर जुड़ने की कोशिश करेगी तो आकर के उसके साथ कौन जुड़ जाएगा, ऑपरेटर से जैसे जुड़ने की कोशिश करेगी ना तो उसको आकर के इनएक्टिव कर देगा कौन, लैक्टोज आकर के क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। ये क्या हो गई, इनएक्टिव। अब ये रेगुलेटरी जीन यहां पर नहीं जुड़ सकती, रेगुलेटरी जीन यहां पर नहीं जुड़ेगी। तो देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर मूव करेगा, इन स्ट्रक्चरल जीन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन से क्या बनेंगे, एंजाइम बनेंगे,
ये एंजाइम लैक्टोज को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। तो ये जीन क्या हो गया, वो ऑन हो गया ना। हमने कैसे ऑन किया, टेक्निक से ऑन कर दिया उसको। समझ में आया आपको। अब ये जो 3 जीन है ZYA, ये 3 एंजाइम बनाते हैं। तो उन तीनों एंजाइम के नाम भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उनका फंक्शन भी दे रखा है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हाँ, अब देखिए वो जो तीनों जीन है ना, वो क्या क्या कौन कौन से एंजाइम बनाते हैं और उनके फंक्शन क्या है। तो जो जेड जीन है ना, वो बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नीट 2019 में पूछा गया था। वाई क्या बनाता है, लेक प्राइमेज। और ए क्या बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज। ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ना, वो क्या करेगा, लैक्टोज को तोड़ेगा। किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अरे ये डाइसेक्राइड है, ये मोनोसेक्राइड है। तो डाइसेक्राइड 2 मोनोसेक्राइड है तो मिलकर के बना होता है ना, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन है। लेक प्राइमेज क्या करता है कि जरूरत पड़ने पर कि मीडियम में अब जो ग्लूकोज तो है नहीं, तो किसको अंदर लाना पड़ेगा, लैक्टोज को अंदर लाना पड़ेगा। तो लैक्टोज को सेल मेम्ब्रेन के अंदर लाने का काम, मतलब सेल के अंदर लाने का काम किसका होता है, लेक प्राइमेज का काम होता है। तो लैक्टोज को सेल मेम्ब्रेन के अंदर, समझ जाओगे आप, लाने का काम किसका है, लेक प्राइमेज का। ट्रांस एसिटाइलेज मैंने बताया, ये जो इकोलाई वो सिर्फ यूज किसको करता है, ग्लूकोज को। तो फिर जो ग्लैक्टोज बना इसको ऐसे छोड़ दे, नहीं, ये भी क्या है, मोनोसेकेराइड है। तो गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन कर देता है, ये ट्रांस एसिटाइलेज। ये गैलेक्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज का, फिर ये ग्लूकोज यूज हो जाएगा। ऐसे ये क्या है, 3 एंजाइम है। और एक चीज ये भी याद रखना आप कि ये सिस्टम पहले, ये लेकोपेरोन वाला सिस्टम पहले क्या रहता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, बंद रहता है। फिर कोई स्पेसिफिक कंडीशन आने पर ये ऑन हो रहा है या इंड्यूस हो रहा है। तो ये इंड्यूस किसकी वजह से हो रहा है, अरे लैक्टोज की वजह से तो हो रहा है ना। लैक्टोज ने जाकर के रिप्रेसर प्रोटीन का, रेगुलेटरी प्रोटीन को इनएक्टिव कर दिया। अब आरएनए पॉलीमरेज जाकर क्या करवा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है, आरएनए बन रहा है, प्रोटीन बन रही है। तो इंड्यूस किसकी वजह से हो रहा है, लैक्टोज की वजह से। तो यहाँ पर लैक्टोज क्या है, लैक्टोज इंड्यूसर होता है इसमें। लेकोपेरोन में जो लैक्टोज है ना, वो क्या होता है, एक तरह से इंड्यूसर। याद रखना ये बात, ठीक है। अब दूसरा बच गया जो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन। ट्रिप्टोफैन ओपेरोन के बारे में आपको इतना याद रखना है कि ट्रिप्टोफैन जो अमाइनो एसिड है उससे रिलेटेड है, उसके फॉर्मेशन से रिलेटेड है। एक टाइप का इंडिविजुअल नहीं, रिप्रेसर क्या है, ओपेरोन होता है। पहले नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, चालू रहता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक कंडीशन आने पर इसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। किसकी बात कर रहा हूँ, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन। वैसे हमारी एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं दे रखा, बस मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले जाए कि ट्रिप्टोफैन किससे, ट्रिप्टोफैन किससे रिलेटेड है, तो ट्रिप्टोफैन जो अमाइनो एसिड है उससे रिलेटेड है। नॉर्मल कंडीशन में बंद रहता है, सॉरी नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, चालू रहता है। स्पेसिफिक कंडीशन आने पर क्या हो जाता है, ये ऑन हो जाता है। तो स्विच ऑन टाइप का क्या है, ओपेरोन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है जीन रेगुलेशन वाला, जीन रेगुलेशन कैसे होता है वो हमने समझ लिया। फिर उसमें जो यूकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स है, दोनों में किस किस लेवल पर रेगुलेट किया जा सकता है जीन, वो भी हमने देखा। फिर हमने 2 टाइप के ओपेरोन देखी, लेकोपेरोन, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, जिसमें डिटेल में हमारा लेकोपेरोन दे रखा है। तो लेकोपेरोन को मैंने डिटेल में समझा दिया, और ट्रिप्टोफैन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, ठीक है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो नीचे जो तुम्हारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो या आपका कोई फ्रेंड नीट एस्पिरेंट है तो आप उनको इस टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, इस यूट्यूब चैनल के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त।